प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट से, लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको देंगे बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या है कि जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे तब तक के लिए आप जो है मैथ पकड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर स्टार्ट होता है रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्याओं से। तो वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं गिनती वाली संख्याएं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि उनको ही कहते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स। उन्हीं को कहते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी कि गिनने वाली संख्याएं, गिनती की संख्याएं। जैसे कि वो किसी चीज़ की हम गिनती करते हैं, जैसे हमारे पास ये 4-5 मूलियाँ हैं, तो इनको हम कैसे गिनेंगे? क्या 0 से स्टार्ट कर देंगे? 0 1 2 3 4, कोई मानेगा इसे? नहीं। हमको काउंट करना है तो 1 से काउंट करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 काउंट किया। तो प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 और डॉट 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 बहुत दूर तक, यानी इन्फिनिटी तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक चली जाती है। इसमें नेगेटिव नहीं होती, केवल और केवल पॉजिटिव संख्याएं ही इसमें होती हैं। अब देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट किया था गिनना? 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। फिर बात करेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी है? ज्ञात नहीं की जा सकती, अज्ञात, यानी कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। भाई लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक चले जाएंगे, उसके आगे ज्ञात नहीं की जा सकती। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब देखिए, केवल प्राकृतिक संख्याओं से काम नहीं चला, क्योंकि 0 के बगैर हम 9 तक तो चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन फिर जब मुझे 10 लिखना हुआ तो 0 की आवश्यकता पड़ी। गणितज्ञ आए थे आपके आर्यभट्ट जी, और आर्यभट्ट जी ने जो है 0 की खोज की, शून्य की खोज की आर्यभट्ट जी ने। और फिर पूर्ण संख्याएं आई। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चली जाएंगी, और ये भी जाएंगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक चली जाएंगी। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कितनी है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर बात करें तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं की जा सकती। इसको भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये बताओ, फिर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तो बड़ी 9 होती? अरे नहीं, 9 होती। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 2 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या होगी 99, 3 अंकों की 999, इसी प्रकार से वो होती हैं। और छोटी संख्याएं
1 अंक की 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000। इस तरीके से पूर्ण संख्याओं की हमने बात कर ली। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो नहीं, पूर्ण संख्या होती है तो हाँ। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 अनंत तक संख्याएं, इसमें भी 1 2 3 4 5 अनंत तक है, लेकिन इसमें 0 ज्यादा है। तो अगर यहाँ से प्रश्न बने यहाँ से कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो हाँ सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यह सत्य। अगर यही प्रश्न बन जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो है असत्य। क्यों? क्योंकि इसके पास में 0 है और उसके पास में 0 नहीं है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। तो इतना आप नोट करिए। चलेंगे आगे। हमने प्राकृतिक संख्या बता दी, पूर्ण संख्या बता दी, अब हम बात करेंगे पूर्णांकों की। अब हम लोग आ गए हैं पूर्णांकों पर, हम लोग आ गए हैं पूर्णांकों पर। तो पूर्णांकों को कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आगे इसको हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए पूर्णांकों को आई से भी व्यक्त किया जाता है और जेड से भी व्यक्त किया जाता है, आई से भी और जेड से भी। एक गणितज्ञ थे जेहलिन, एक गणितज्ञ थे जेहलिन, एक थे जेहलिन, गणितज्ञ थे जेहलिन, जिन्होंने क्या किया था, पूर्णांकों की खोज की। लेकिन उससे पहले जो है पूर्णांकों की खोज हो चुकी थी पहले से। खैर ये बाद में पहुंचे तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है मेरे भी नाम से होना चाहिए, तो फिर बाद में जेड से भी मान लिया गया। इसलिए इसको आई से भी और जेड से भी जो है प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए पूर्णांक किसे कहेंगे, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। यहाँ इधर चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, बीच में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो इधर के जितने भी होंगे पूर्णांक उनको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितने इधर होंगे बाईं तरफ उनको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, उनको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब प्रश्न यहाँ से भी उठेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। और क्या सभी, क्योंकि उसमें भी 0 से इन्फिनिटी तक था, इसमें भी है। अगर यहीं से बात उठे क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, असत्य है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, उसके पास नेगेटिव नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर रहे हैं पूर्णांकों के बाद में परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, और इसे व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। तो परिमेय संख्याएं किससे कहते, कैपिटल आर से। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। कारण क्या है इसका, हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। संख्याएं चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, एग्जाम्पल देखो, चाहे 4/3 हो या -5/3 हो
या केवल 4 हो उसके नीचे 1 मान लेंगे, आदि। ये हो गए हमारे पास परिमेय संख्याएं। या फिर अंडर रूट का 4 हो तो उसका वर्गमूल 2 आएगा, ये भी हमारी 2 के नीचे 1 मान लेंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी जिनका वर्गमूल निकल जाता है। परिमेय संख्याओं के बाद में बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याएं उनको कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख नहीं सकते हैं, जिनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख नहीं सकते हैं। जैसे अपरिमेय संख्याएं उनको हम p बटे q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, इसके रूप में लिख नहीं सकते हैं। कारण यहाँ भी वही रहेगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं रहेगा। जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है √2, √3, √5, √7, इस तरीके से है। और पाई भी एक जो है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, पाई का मान। तो अपरिमेय संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। और परिमेय और अपरिमेय को जो मिलाते हैं आपस में तो वो बनती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगले नंबर पे आएंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी जिसको कहते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। पहले परिमेय संख्या कोई ले लेते 4/3, अपरिमेय संख्या √2 ले ले, √3 ले ले, कोई भी ले ले, और उनको जब ऐड करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को तो बन जाएंगी वास्तविक संख्याएं। फिर चाहे उनको जोड़ा जाए, चाहे उनको घटा दिया जाए, चाहे तो घटा दिया जाए, चाहे तो जोड़ दिया जाए, और चाहे तो गुणा कर दी जाए, और चाहे तो भाग कर दिया जाए। तो ये हो जाएंगी कुछ हमारे पास वास्तविक संख्याएं। अब बात करते हैं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय संख्या होती हैं? गलत, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। फिर बात करेंगे क्या वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब इसी बेसिक जानकारी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? जैसा कि हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ कर के आते हैं कि ये कोई मान लेते हैं कि ए कोई संख्या है धनात्मक और बी दो संख्याएं, ए और बी कोई दो संख्या है जिसमें से ए जो है बड़ी है संख्या बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। ए अगर बड़ी है बी से तो हम छोटी संख्या बी से ही तो हम ए को क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और ये जो रिमाइंडर होगा ये इस बी से या तो जीरो से बराबर होगा या तो 0 से शेषफल जो है बड़ा होगा, लेकिन इस b से क्या होगा? छोटा होगा। इस b से क्या होगा? छोटा होगा, b के बराबर नहीं होगा। आप क्या करेंगे? तो यहाँ से अगर हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो बीच की संख्या हमारी क्या आएगी? a इक्वल टू इसकी होगी मल्टीप्लाई BQ प्लस शेषफल हमारा जुड़ेगा जहाँ पर ये हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी नहीं समझ में आया तो उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे पास कोई दो संख्या है, यहाँ मान लेते हैं 8 है
और दूसरी हमारे पास संख्या मान लेते हैं कि 3 है। तो 8 जो है 3 से क्या है, बड़ी है। तो हम 3 से 8 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 लगेगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब हमको अगर 8 लाना है तो हम इस 8 को क्या कैसे लाएंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे और शेष फल उसमें ऐड करेंगे। 3 गुणे 2 प्लस कितना करेंगे, ये भी 2 करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आर डज नॉट इक्वल टू 0। अभी जो है शेषफल 0 नहीं आया है, तब तक लगाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर 2 से हम भाग करेंगे 3 को, तो 2 एक कम 2, यहाँ बचा 1। फिर ये 3 कैसे आएगा, फिर 2 और 1 की गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस शेषफल 1, और आर डज नॉट इक्वल टू भी 0 नहीं है। फिर 1 से 2 को करेंगे तो 1 दूनी 2 आएगा, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ 2 कैसे आया, तो 2 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा हमारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, और जो लास्ट भाजक होगा वही उसका जो है एचसीएफ होगा। हालांकि हम समझा रहे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो ये जो स्टेप लिखते हैं इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए जो बीच में होता है इधर थोड़ा समझ लेना, कि जैसे यहाँ पे हमने बी लिखा था, यहाँ ए लिखा, यहाँ क्यू लिखा और यहाँ आर लिखा, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है हमारे पास भागफल, और ये हमारे पास शेषफल। क्वोशेंट इसको कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारा हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से। आप इस वीडियो में हम बेसिक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी पाठ्यक्रम फर्स्ट प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।